हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स आपका 29 जुलाई को होना है। इसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास सुपरफास्ट डिवीज़न, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ के क्वेश्चंस और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उनको करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। कुल मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितना हो पाएगा हमसे मैथ साइंस का भी आपकी जो है क्लासेस अपलोड की जाएंगी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहाँ पर भी आपको फेसबुक पर भी लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है, तो इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो हम क्या मानेंगे कि पहले ये संख्या x होगी, दूसरी x+1 होगी और तीसरी क्या होगी, वो x+2 होगी। अब या तो हम एक तरीका ये है कि देखिए x स्क्वायर पहले का स्क्वायर और क्या कह रहा है कि दूसरे का गुणनफल दोनों का, यानी कि इन दोनों का ये गुणनफल है। ये किसके बराबर है भैया, ये 191 के बराबर है। हम गुणा करेंगे फिर हमें फैक्टर करने की ज़रूरत होगी, तो ये आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ से नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऑप्शन उठाकर देख लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ऑप्शन के साथ है। देखिए पहले का स्क्वायर कीजिए। इसमें पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 2 का, और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 कितना हो गया कुल मिलाकर 49। लेकिन ये तो 191 के बराबर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। सेकंड देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब मुझे एक बार बताइए आप, यदि 225 पहले ही हो गया और इसमें कुछ जुड़ना भी है अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये तो 91 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तीसरा वाला देखते हैं। अच्छा 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 13 और 18 का गुणा कैसे करेंगे भैया। हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है भैया। 18 के यदि गुणा करेंगे तो प्लस 65 और जोड़ लेंगे इसमें, ठीक है। तब देखिए 100 में यदि 169 जोड़ें तो कितना हो गया, 269। अब ये भी तो 191 से ज़्यादा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। करके देख लेते हैं एक बार। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, प्लस 10 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा, 110। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना जाएगा, 191। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑप्शन से भी करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड ही आप अप्लाई करें, क्योंकि समय का भी आपको देखना होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितनी है। तो बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए प्रायिकता का आपसे कहते हैं आप सभी लोग की प्रोबेबिलिटी बड़ी भारी है। मुझे एक बात बताइए कि जो महिला खेल रही है पिच पर, उसको कितनी गेंदें फेंकी गई टोटल, 30 गेंदें, ठीक है। चौके कितने गेंदों पर मारे, 6 गेंदों पर, ठीक है। कुल मिलाकर यदि हम इसको कैंसिल करें, 6 1 6 और ये 5 बार, यानी कि 1/5। ये क्या है, चौका मारे जाने की प्रायिकता, ठीक है, मारे जाने की प्रायिकता। अब ना मारे जाने की प्रायिकता हम क्या करते हैं, उसमें से 1 से घटा देते हैं इसको, ठीक है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 1/5। एलसीएम 5 लेंगे, 5 - 1/5 कितना आ जाएगा, 4/5। भैया यही आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि वो हर 5 में से 1 गेंद पर चौका मारती है, ठीक है। तो चौका कितनी गेंद पर नहीं मारती, 4 गेंदों पर नहीं मारती। 4 गेंदों पर तो सिंगल लेती होगी, या फिर 6 मारती होगी, या फिर डबल लेती होगी, ठीक है। तो यानी कि 4/5 आपका इसमें राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो गया। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आती होगी। मैं बहुत ध्यान से आपको समझाता हूँ कोई भी चीज़। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8% बिक्री कर सहित एक घड़ी का विक्रय मूल्य 810 रुपये है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। 2 प्रकार के हैं, वही ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा ऑप्शनल मेथड। बड़ा सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए घड़ी का मूल्य x रुपये था और भैया इस पे जो है वो 8% क्या लग गया, बिक्री कर लग गया, यानी कि
8x अपॉन 100, तो कितना हो गया टोटल इसका 810 रुपये हो गया। ठीक है, अब या इसको ऐसे कर ले, सो एलसीएम ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और कितने 25 बार चला जाएगा, तो ये 25x हो जाएगा। 25x ऊपर कितना हो जाएगा 2x, और इधर कितना आ जाएगा 810 गुणा 25, ये कितना हो जाएगा 27x बराबर कितना हो जाएगा 810 गुणा हो जाएगा 25। 3 से 9 से काट लेंगे, 9 3 27, 9 ने 81, 90 बार कटा। 3 से फिर से काट लेंगे 30 बार, तो x बराबर क्या आ गया 25 तिया 75 आ गया, यानी कि 750 आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकते थे इसको। अब एक तरीका और है यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, 8% उसको क्या लगाया, बिक्री कर लगाया, तो कितने की होगी भैया ये वस्तु 108 रुपये की हो जानी चाहिए। कोई वस्तु यदि 100 रुपये की थी, उस पर हमने 8% का बिक्री कर लगा दिया, तो कितने की हो जानी चाहिए 108 रुपये की। तो यही 108 रुपये किसके बराबर है हमारे 810 रुपये के बराबर। ठीक है, मान लिया हमने, कैंसिल कर दे देखते हैं इसको। 12 में 108, सॉरी 9 से काट लेते हैं 12 बार। ठीक है, और 9 से काटेंगे 9 ने 81, 90 बार 12 है ये, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 90/12। ठीक है, 1 बराबर 90/12, और थी कितने की वस्तु हमारी 100 रुपये। यही तो हमें निकालना है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो भैया यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, ये 100 की मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और भैया ये आ जाएगा 25। ठीक है, 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे 30 बार, तो 25 तिया 75, ये कितना आ गया 750। फिर भी आपका ये राइट आंसर आना है। तो कहने का मतलब आपको एक सवाल को कितने तरीक़ों से आप कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप समय से पहले जो है वो कौन सा तरीका याद आ जाता है, और जल्दी आप जो है सवाल को कैसे कर पाते हैं और सटीक आंसर दे पाते हैं, जिसमें आप कंफर्म भी होते हैं कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए x² + 4x + 4 और 3x² - 12 का मासअप आपको बताना है। मतलब क्या HCF आपको बताना है इसमें। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इसके फैक्टर करने होंगे। देखिए x² + 4x + 4, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, हमें पता है x + 2 का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा x + 2 x + 2। ठीक है, सेकंड आपका इसके फैक्टर करने होंगे हमें 3x² - 12, कितना हो जाएगा आपका 3 कॉमन लेंगे तो x² - 4। अब एक बात देखिए मुझे ज़रा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप 3 ऐसे लिखेंगे तो x + 2 और ये क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, ये कैसे हो गया, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b। तो सेम एज हमने यहाँ पर ये किया है। अब क्या देखते हैं हम कि इसमें से कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या है, x + 2 इसमें है और x + 2 इसमें भी है, तो भैया x + 2 तो यहाँ पर बाहर निकाल लिया हमने। x + 2 इसमें है और x + 2 इसमें नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला x + 2 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² थीटा + 1/1 + tan² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ परिभाषाएं समझनी होंगी। बेसिक सा फंडा है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यदि हम sec² थीटा को ऐसे ही रखें यहाँ ऊपर वाले से, sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan² थीटा को उधर ले जाएं तो 1 + tan² थीटा। ठीक है, यहाँ पर सेम एज यही चीज़ थी, तो हम क्या कर देते हैं इसको sin² थीटा प्लस अपॉन 1 + tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं हम sec² थीटा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताइए जरा, 1/sec² थीटा किसके बराबर होता है cos² थीटा के। ठीक है, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 1 के, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा सी वाला sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है।
इन वृत्तों की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। परिधि कितना होती है वृत्त की 2πr, व्यास कितना होता है वृत्त का 2r, त्रिज्या क्या होती है व्यास की r, ये r क्या है त्रिज्या, ये क्या है व्यास, और ये 2πr क्या है परिधि। ठीक है, अब आगे देखिए आप क्या कह रहा है कि इन वृत्तों की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि पहले वृत्त का जो वो है व्यास है वो 2r1 है, कितना है 4x मान लिया हमने, दूसरा कितना है 2r2 लिख लेते हैं 9x लिख लेते हैं। अब भैया पहले वृत्त की जो परिधि होगी, ठीक है, परिधि में अनुपात निकाल रहे हैं यहाँ पर, परिधि में अनुपात। देखिए पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr2। अब ये भी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई से यदि हम पाई कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 2r1/2r2। ठीक है, 2r1 कितना है हमारा 4x/2r2 कितना है 9x, x से x कैंसिल वही आ गया 4/4/9। देखिए 4:9 आ गया आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हमने क्या देखा कि ऊपर हमें साफ दिखाई दे रहा था परिधि में 2r आता है, ठीक है, व्यास भी 2r होता है, तो जो व्यास का अनुपात होगा वही परिधि का अनुपात होगा। ठीक है, त्रिज्या का यदि अनुपात दे रखा है तो उसका दोगुना करके अनुपात निकल जाता है, त्रिज्या का भी अनुपात यदि दे रखा है तब भी आपका परिधि का अनुपात बराबर ही होगा। यदि ये व्यास ना करके यहाँ त्रिज्या कर देता तब भी आपका अनुपात ही बराबर ही होता। ठीक है, कैसे बराबर होता, हम क्या करते फिर r1 बराबर 4s लिखते, r2 बराबर 9s लिखते। ठीक है, फिर क्या हो जाता 2πr1/2πr2, तो भैया यहाँ से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, r1/r2 कितना हो जाता 4x/9x हो जाता, x से x कैंसिल और अनुपात आ जाता आपका 4:9। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि व्यास और त्रिज्या में अनुपात दे रखा है और परिधि का अनुपात पूछा है तब आपका वो अनुपात समान ही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खींचता है तथा धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है, तो धारा की चाल क्या है। अच्छा एक बार बताइए, जब ये कभी आप नाव में यदि बैठे हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरफ जल का बहाव है, जिस तरफ नदी का बहाव है उस तरफ नाव बड़ी आसानी से चलती जाती है, जो मतलब ज़्यादा उसमें जोर लगाना नहीं पड़ता, ज़्यादा उसमें ताकत नहीं लगती। मोटर को यदि मोटर वाली नाव है तब उसमें इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती है। कहने का अर्थ क्या होता है कि जो पानी का बहाव होता है वो अपने साथ उसे बहा ले जाता है, ठीक है, अपनी स्पीड के साथ। तो क्या कह सकते हैं कि पानी का बहाव यदि हम ये मान लें, पानी का बहाव x मान लें और नदी का बहाव क्या मान लें, सॉरी नाव का बहाव, नाव की स्पीड क्या मान लें, नाव की चाल, वो भी ऊपर भी चाल ही है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे बताइए कि 4 घंटों में 18 किलोमीटर लगता है अनुकूल दिशा में। अनुकूल मतलब जब x भी हो, मतलब नाव की चाल भी हो और नदी की चाल भी हो। ठीक है, तो कितना जाता है वो चाल निकालनी है, वो हमें चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। भैया 18 किलोमीटर जाता है, समय से भाग कर दो उसको, x + y कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। कह रहे हैं कि धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है। अब 12 घंटे ले रहा है वो, ठीक है, देखिए 12 घंटे ले रहा है यानी कि दूरी उतनी ही है, समय 12 घंटे हो गया। ठीक है, लेकिन विपरीत जा रहा है तो क्या है, उसको विपरीत जोर लगाने पड़ रहे हैं, नाव को पानी के विपरीत जोर लगाने पड़ रहे हैं, यानी कि नाव की चाल में से अब पानी की चाल को घटाएंगे, यानी कि y - x हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 6 × 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 1.5, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम यदि पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ दें, x तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y और 1.5 + 4.5 कितना हो जाएगा 6, y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो y क्या था हमारा, नाव की चाल थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूछा क्या है उसने, धारा की चाल पूछा है। भैया नाव की चाल तो हमने निकाल ली, धारा की चाल यहाँ से निकाल लें। x + y बराबर कितना था यहाँ पर 4.5, भैया y की वैल्यू यदि हम रख दें तो कितना 4.5 से माइनस हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5।
5 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। कॉन्सेप्ट क्या है समझने का आपको कॉन्सेप्ट है, यदि आप एक बार समझ जाएंगे फिर आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर कर सकते थे, इसके लिए आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते थे। चलिए एक और क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 हो, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 8 हो, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सवाल है, आपको दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि इनसे क्या बनेगी। चलिए रूट दे रखे हैं आपको। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहला चाहिए होता है हमें मूलों का योगफल जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा चाहिए होता है हमें मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यानी कि योगफल, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बता भी दे रहा हूँ, इंटू एक्स प्लस क्या है मूलों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा जी, ये होता है फार्मूला। अब हमें भैया अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है, लेकिन अल्फ़ा बीटा नहीं दिया है, तो अल्फ़ा बीटा हम निकालेंगे इन दोनों समीकरण से। अब मुझे देखिए जरा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है आपका 24 है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना है आपका 8 है, तो हम इसको दोनों को जोड़ दें तो बी से बी कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फ़ा, 24 और 8 कितना होता है 32 होता है, अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब अल्फ़ा बराबर 16 हो जाएगा तो बीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब हमें अल्फ़ा बीटा मालूम पड़ गया, तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल कितना है 24 इंटू एक्स है तो एक्स आ गया, प्लस आपका मूलों का गुणनफल, गुणनफल पूछा है आपसे, गुणनफल कैसे निकालेंगे, मूल ये है आपका 16 गुणा 8, तो 16 इंटू 8 बराबर 0 हो गया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स इंटू क्या हो जाएगा 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, वो भी प्लस का। आंसर आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 128। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की सहायता से इन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया, तो बताओ सी उसे अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखिए समझिएगा। देखिए ए जो है वो एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर लिया इन्होंने 4 दिन में कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए सी की सहायता से यानी कि ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 4 दिन में साथ कर लिया। इन तीनों को यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब मुझे ए की क्षमता बताइए आप, ए की क्षमता कितनी होगी 10 से भाग कीजिए 60 को 6 बार, बी की क्षमता कितनी हो गई 4, 15 चौका 60, और इन तीनों की क्षमता कितनी हो गई 4 से यदि हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ज़रा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसकी क्षमता कितनी है 15 है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता है आपका 6 प्लस 4 10, यहाँ से जोड़ेंगे 6 प्लस 4 10 होगी, इसको यदि हम माइनस करेंगे इससे ए कैंसिल बी कैंसिल, सी बराबर कितना आ गया 15 माइनस 10 5 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। काम कितना था हमारा, टोटल काम है हमारा 60। ठीक है, टोटल काम कितना है 60 है, तो भैया यहाँ पर हमें यदि दिन निकालने हैं तो भैया 60 को यदि हम 5 से भाग कर देंगे तो दिन निकल जाएंगे हमारे, तो यदि कितना दिन आ जाएगा आपका ये 12 दिन में जो है सी अकेला काम ये समाप्त कर लेगा, और ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए वाला। 12 दिन लगेंगे सी को ये सारा काम समाप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि LBH कितना दे रखा है 5, 4 और 3। कह रहे हैं कि
इस कमरे की दीवारों और छत को कराना है, ठीक है, सफ़ेदी करानी है। तो देखिए सबका क्षेत्रफल हमें चाहिए होगा, ठीक है, कमरा कितना है, छत कितनी है और दीवारें कितनी हैं। दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 2l+b इंटू एच प्लस, अब भैया ये तो हो गया दीवारों का क्षेत्रफल। अब छत का क्षेत्रफल उतना ही होता है जितना कि फर्श का होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पर देखिए 2 गुणा l+b कितना है 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 गुणा h कितना है आपका 3 प्लस l इंटू वी कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। 9 × 27 दूनी 54 हो गया आपका, ठीक है। 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो जाएगा 74 क्या हो गया आपका मीटर हो गया आपका, ये क्या मीटर स्क्वायर, सॉरी 74 मीटर स्क्वायर आपको सफ़ेदी यहाँ पर करानी है। अब कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पर तो 7 रुपये 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपये खर्चा आ रहा है 7.50 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कितने से 74 मीटर स्क्वायर कराना है, तो भैया 74 से इधर गुणा कीजिए और 74 से इधर गुणा कीजिए, तो 7.50। भैया 7 से पहले गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 7 49 और 2 51 518 प्लस 74 का इससे करने के लिए आधा कर लेंगे, तो आधा कितना हो जाएगा इसका, आई थिंक कितना हो जाएगा इसका 36 35 दूनी 70 36 37 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। 7 और 8 कितना होता है 15 हासिल लगा 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 ही आपका पहले से ही है। कुल मिलाकर कितने रुपए का खर्चा आ गया 555 रुपये का आपका इसमें खर्चा आएगा उसकी छत और दीवार दोनों को पेंट कराने का, यानी कि सफ़ेदी कराने का। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हमने आज रिवीजन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो लोग हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, तो फेसबुक पर आप हमारा पेज लाइक करके वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पेज का, या फिर आप जाकर सर्च कीजिएगा ऑफिशियल डिजिटल स्टडी आप सर्च करेंगे तो वो पेज आपके सामने खुल जाएगा। उस पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएंगी और फेसबुक पेज पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में।